24 इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करें। तो देखिएगा जरा। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चन। तो किसी को दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन पेपर? क्यों बेटा, दिखाई दे रहा है कि जूम करना पड़ेगा? गुड। क्वेश्चन पेपर है, विच ऑफ दीज इज नॉट इन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। कह रहा है इनमें से कौन सा अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं आता, अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, धन और आय का वितरण। दूसरा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राष्ट्रों की वृद्धि और विकास। तीसरा है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ प्राइस राइज इन द कंट्री। तो देखो 1, 2 और 4 जो 1, 2 दायरे में आते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये इकोनॉमिक्स के दायरे में नहीं आता। ये सब आता है पॉलिटिकल साइंस का पार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स इज, अर्थशास्त्र की मूल समस्या क्या है? अर्थशास्त्र की मूल समस्या क्या है भाई? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। दूसरा ऑप्शन है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा इसका। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ, आर्थिक समस्या किसकी समस्या है? डिमांड ऑफ कंज्यूमर, सप्लाई ऑफ द फर्म्स, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन एकदम हूबहू यूपी पीजीटी में भी पूछा गया था 2021 में कि अर्थशास्त्र की मूलतः समस्या क्या है? चयन की समस्या है, चुनाव की समस्या है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वांट्स हैं, बहुत सारी हमारे पास इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को दूर करने के लिए सीमित संसाधन। अब हमें चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी हमारी जो आवश्यकता है वो तीव्र है, उसको पूरा ही करना है। तो चयन सबसे बड़ी समस्या है अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। चौथा क्वेश्चन देखिए, हु डिवाइडेड द इकोनॉमी इनटू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म और माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसने विभाजित किया? ऑप्शन है एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रैगनार फिशर और अमर्त्य सेन। अब देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हैं, एक तरह से चारों ऑप्शन गलत। यहाँ पे रैगनार फिशर लिखा है, रैगनार फ्रिश, रैगनार फ्रिश नहीं है। तो 3 आंसर है, बट रैगनार नहीं है, रैगनार फ्रिश है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन इफ, उत्पादन संभावना रेखा होगा यदि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो देखो जब कॉस्ट जो है, जो सीमांत लागत वो स्थिर होगी तभी ये सीधी रेखा होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट, देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन और सीधी रेखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व which depicts all the combination of such goods and services whose maximum output can be produced with the help of all the available resources, factors and technology in the condition of full employment of the factors. कह रहा है किस अर्थशास्त्री के अनुसार यह कहा गया वक्र वह वक्र है जो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के संयोजनों को दर्शाता है जिनका अधिकतम मात्रा कारकों के पूर्ण स्थिति में सभी उपलब्ध कारकों और प्रौद्योगिकी की किया जा सकता है। ये परिभाषा उत्पादन संभावना वक्र की किसने दी थी भाई? किसने दी थी? सैमुअल्सन ने। किसने दी थी? सैमुअल्सन ने ये परिभाषा दी थी, ध्यान में रखना, सैमुअल्सन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और कीमत के बीच संबंध को दर्शाया गया है किसके द्वारा? मांग के नियम के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमांड। चलिए अगला क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज। कीमत और मांग की मात्रा के बीच संबंध कैसा है? ऑप्शन है विलोम, प्रत्यक्ष, नो रिलेशनशिप। कीमत और मांग में कैसा संबंध है भाई? इनवर्स रिलेशनशिप है, विपरीत संबंध। तो फर्स्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी गुड इज। आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है भाई? इसे कम, तो लेस देन 1। मान लीजिए नमक, नमक आवश्यक है, फिर दिक्कत हो जाएगी। नमक की अगर कीमत बढ़ गई तब भी नमक की मांग उतनी कम नहीं होती, इकाई से कम हो जाए। अगला कह रहा है कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच एज्यूम। कार्डिनल सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण क्या मानता है भाई? पहला ऑप्शन है कार्डिनल मेजरमेंट मेजरेबिलिटी ऑफ द यूटिलिटी, उपयोगिता की कार्डिनल मापनीयता। दूसरा है कंसिस्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, धन की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता। इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटीज, उपयोगिता की स्वतंत्रता। ऑल ऑफ द एबव। तो देखो जो कार्डिनल यानी गणनावाचक जो अर्थशास्त्री थे वो सभी मान्यताएं ये लेके चलते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए, क्लियर है यहां तक? हैं? रूपम, अवधेश, रूपानंद, क्लियर है यहां तक? जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन मार्जिनल इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार अधिकतम। सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम। क्या कह रहे हो बेटा, कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं, अधिकतम बता रहा सर। हाँ एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व गुड्स आर। राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व होता है तो गुड्स कैसी होती हैं, वस्तुएं कैसी होती हैं? एक दूसरे के उत्तम विकल्प, एक दूसरे के पूर्ण पूरक, एक दूसरे से संबंधित नहीं होती हैं, उपर्युक्त सभी। तो जब इस तरह का इंडिफरेंस कर्व बने, इस तरह का आईसी बनता है राइट एंगल, तो वस्तुएं कैसी होती हैं? पूर्ण पूरक। कैसी होती हैं? पूर्ण पूरक। पूरक।
तो इसका आंसर क्या नंबर हो दो। जाएगा? पूरक। इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एमआरटीएस एल के बराबर डब्ल्यू बाई आर, यानी दिया हुआ है एमआरटीएस एल के बराबर डब्ल्यू बाई आर। डब्ल्यू बाई आर बराबर है एल बटे एम पी के। ये क्या बताता है? ये कंडीशन किसकी है भाई? उपभोक्ता के संतुलन की कि उत्पादक के संतुलन? है, ये उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है कि उपभोक्ता उत्पादक के संतुलन की शर्त? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, निर्माता सं कंज्यूमर, निर्माता सं सोशल इक्विलिब्रियम, राजनीतिक संतुलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यानी निर्माता का संतुलन। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करने, तो सिलेक्शन कहीं नहीं गया। अगर आते हुए क्वेश्चन गलत करोगे तभी सिलेक्शन में दिक्कत। प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू, उत्पादन फलन का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और यही आउटपुट सर के है, बीच 2 नंबर संबंध। सर, इनपुट और आउटपुट के हाँ, बीच दो संबंध। नंबर करेक्ट। हाँ, 2 नंबर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ऑल द फैक्टर्स और वेरिएबल, किस प्रकार के उत्पादन फलन में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं? पैमाने के प्रतिफल, परिवर्तनशील अनुपातों, पैमाने के प्रतिफल और परिवर्तनशील प्रयुक्त में से कोई। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर वेरिएबल, और लॉन्ग रन में हम कौन सा अध्ययन करते हैं? रिटर्न्स टू स्केल का। लॉन्ग रन में हम किसका? रिटर्न्स टू स्केल का, यानी पैमाने के प्रतिफल के नियम का अध्ययन करते हैं, और उसी में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। जबकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल से, और अल्पकाल में सारे फैक्टर वेरिएबल नहीं होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स्ड भी होते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है, और दोनों तो कभी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, कुल लागत किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन है टीवीसी अपॉन टीएफसी, टीवीसी प्लस टीएफसी, टीवीसी माइनस टीएफसी, ऑल ऑफ द एबव। तो जो कुल लागत है वो टीवीसी प्लस टीएफसी के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज सॉसर शेप ड्यू टू, जो एलएसी होता है हम लोगों ने पढ़ा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये सॉसर शेप तरी के आकार का होता है। क्यों होता है भाई? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमी, यानी पैमाने की आय और विसंगतियों के कारण जो है दीर्घकाल तस्तरी के आकार। ठीक है ना, चलिए, एल शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू, ये भी हम लोग देखो पढ़े हैं कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एल शेप का होता है, औसत कुल लागत वक्र एल आकार का किसके कारण होता है भाई? पहला ऑप्शन है रिजर्व कैपेसिटी के कारण, ठीक है, दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग के कारण, रिजर्व कैपेसिटी एंड लर्निंग बाय डूइंग बोथ के कारण, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? रिजर्व कैपेसिटी और लर्निंग बाय डूइंग के कारण, तीसरा आंसर हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई?
कुछ क्वेश्चन नई चीजें मिलेंगी तो उसको ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये किस मार्केट की विशेषताएं हैं भाई? निशुल्क प्रवेश और निकास, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, समरूप उत्पाद, किस मार्केट की विशेषता है भाई? मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली पूर्ण प्राप्त की विशेषता है। किसकी विशेषता है? परफेक्ट कंपटीशन की विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है भाई? पहला ऑप्शन है टी आर बराबर पी इंटू क्यू, ये तो सही है भाई। टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? पी इंटू क्यू के बराबर। मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? डी टी आर बटे डी क्यू, ये भी सही है। पहला दूसरा सही है। तीसरा ए आर बराबर क्या होता है बेटा? टी आर बटे क्यू, ये भी सही है। तो ऊपर के तो तीनों तो सही है, पूछा है कौन सा गलत है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिमांड कर अ मोनोपोलिस्ट फेस इज, एकाधिकारवादी को किस प्रकार के मांग वक्र का सामना करना पड़ता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, किस प्रकार का एकाधिकारी का मांग वक्र होता है भाई? एकाधिकारी का जो मांग वक्र होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इस तरह का मांग वक्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है ना? क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की एकता है, सही बात है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो हो जाएगा। लेकिन और भी स्टेटमेंट देखिए, देयर आर टू सेलर इन द डुओपोली, डुओपोली में दो सेलर होते हैं, दो विक्रेता होते हैं, ये भी सही है। अब मोनोपोलिस्ट डज नॉट हैव सप्लाई कर, एकाधिकारी का कोई आपूर्ति वक्र नहीं होता, तो ये भी सही है। तो ऊपर के तीनों सही हैं, तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट देयर इज, कह रहा है अल्पाधिकार बाजार में है, क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, गलत। अल्पाधिकार में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होते हैं। ओनली वन सेलर होता है, नहीं। अ फ्यू सेलर होते हैं, बिल्कुल सही। अल्पाधिकार बाजार में फ्यू सेलर होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन, अंडर कुर्नोट मॉडल ऑफ डुओपोली ईच प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस, के डुओपोली मॉडल के तहत प्रत्येक निर्माता उत्पादन करता है ऑप्शन, कुल बाजार मांग का आधा, कुल बाजार मांग का 1/3, कुल बाजार मांग का 1/4 और कुल बाजार मांग का 5वां हिस्सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? कुल बाजार मांग का 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है सभी को? बताओ भाई, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। जी सर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके भी एग्जाम में। अवधेश, कृपानंद, समझ में आ रहा है ना? सर जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये तो लेवल इसका टीजीटी लेवल जैसा लग रहा है। एकदम वैसा ही है, बिहार पीजीटी का ही पेपर है ये। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इन क्लासिकल व्यू रेंट एराइजेस ड्यू टू, क्लासिकल दृष्टिकोण के अनुसार लगान किसके कारण उत्पन्न होता है? भाई रिकार्डो कौन थे?
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। रिकार्डो की थ्योरी पूछ रहा है, तो रिकार्डो के अनुसार लगान किसके द्वारा उत्पन्न होता है भाई? भूमि की कमी के कारण नहीं, भूमि की गुणवत्ता में अंतर के कारण, डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ लैंड, और तीसरा है स्कार्सिटी ऑफ लैंड एंड डिफरेंस इन क्वालिटी। देखो दोनों हमने आपको बताया था ना, रिकार्डो ने दो प्रकार के रेंट की बात करी थी, एक स्कार्सिटी रेंट और एक डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड। इसका दोनों आंसर हो जाएगा, भूमि की कमी और भूमि पराशक्ति में यानी क्वालिटी में जो है पाया जाता है रेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। समझ में आया ना? हिंदी में थोड़ा सा सेकंड लाइन गलत दिया हुआ है, भूमि की कमी दोनों लिख दिया है, जबकि दूसरे डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ, हाँ, शक्ति में अंतर लिखना चाहिए हिंदी। तो इसका आंसर जो है 3 है। समझ में आ रहा है? हम्म हम्म चलिए अगला क्वेश्चन। द मेथड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग रिफर्स टू, सामूहिक सौदेबाजी की विधि से क्या तात्पर्य? सामूहिक सौदेबाजी की विधि से क्या तात्पर्य है भाई? पहला है निगोशिएशंस बिटवीन एम्प्लॉयर, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट, नियोक्ता, श्रमिक और सरकारी प्रतिनिधि के बीच बातचीत नहीं। निगोशिएशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट्स नहीं, तो ऊपर के दोनों गलत, सरकार के बीच नहीं होती। और देखो, निगोशिएशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, ये सही। ठीक है, यानी नियोक्ता के प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि के बीच जो बातचीत होती है उसे सामूहिक बार्गेनिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने का गतिशील अधिशेष है? Who said that profit are a dynamic surplus? डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी? जेबी क्लार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेबी क्लार्क। अगला क्वेश्चन देखिए। Who among the following viewed profit as a reward of uncertainty bearing? निम्नलिखित में से किसने कहा कि लाभ को अनिश्चितता सहन करने के प्रतिफल के रूप में देखा जाए? तो अनिश्चितता वहन सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर नाइट ने। किसने दिया था? प्रोफेसर नाइट ने। नाइट, क्लार्क, सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट, FH नाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था भाई? इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जोसेफ शुम्पीटर ने। चौथा आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन। Who among the following has divided the rent into insurable और नॉन इंश्योरेबल रिस्क? देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जोखिम को बीमा योग्य और गैर बीमा योग्य जोखिम में विभाजित किया भाई? तो कौन किया था? जल्दी बताओ। नाइट, FB हाले। तो प्रोफेसर नाइट, भगवान नाइट। जोखिम को नाइट दो प्रकार भागों में बांटा था, गैर बीमी और बीमी। भूल जाए, रिवाज नहीं। सर जी इनमें दो में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, नाइट और हाल। आते हुए क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो फिर समस्या क्रिएट होगी ना। चलिए आगे बढ़ते। विच सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द हाउस होल्ड वांट्स? कौन सा क्षेत्र परिवारों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है? पहला है गवर्नमेंट सेक्टर, नहीं। हाउस होल्ड सेक्टर, नहीं। प्रोड्यूसर सेक्टर, करेक्ट आंसर।
जो उत्पादक क्षेत्र है वही उत्पादन करता है घरेलू क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करने। ये क्वेश्चन देखिए अगला, द स्टेटमेंट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड किसने दिया था? जेबी से। जेबी से। अगर मैं भी इसी का उल्टा पूछ लूं आप लोगों से कि ये क्या कहते हैं, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, किसने दिया? डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई दिया था, कीन्स ने दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख, Bayesian multiplier model. If value of MPC is 0.8, then what would be the output multiplier? Keynesian गुणक मॉडल का मान 0.8 है, तो गुणक का मान कितना होगा? गुणक क्या होता है? 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.8, तो 1/1 में से 0.8 घटाओगे 0.2, पॉइंट हटाओ 10 ऊपर हो जाएगा 2, 2 पंचे 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। मल्टीप्लायर कितना होगा? 5 हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अ डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है डिक्रीज द ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के कुल मांग में कमी। मल्टीप्लायर का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का गिरना जो है मांग में कमी को दर्शाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन लीड टू डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। आय या उत्पादन के संतुलन स्तर में कमी। तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज द ओवर डिमांड ऑफ द कंट्री एंड लीड द डिक्रीज इन इनकम एंड आउटपुट बोथ। तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई। एमपीसी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इनकम भी तो कम होगी इक्विलिब्रियम वाली, इसलिए करेक्ट। ठीक है ना, दोनों जो है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल मल्टीप्लायर इज फार्मूला। सरल गुणक की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। कौन सा सूत्र है भाई? 1/1 माइनस MPS, ये गलत। मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है? 1/MPC, 1 माइनस MPC, या फिर 1/MPS। ये दो फार्मूले सरल मल्टीप्लायर के हैं, तो देखो जिसमें मिल जाए वही आंसर हो जाए। कौन सा आंसर है? थर्ड, 1/1 माइनस MPC इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, शिफ्ट इन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल। MEC का जो कर्व है अगर इनवर्ड शिफ्ट होता है, अंदर की ओर शिफ्ट होता है, जैसे ये है दिस वन, ये MEC कह रहा है इनवर्ड शिफ्ट होता है, यानी इस तरफ शिफ्ट होता है, तो क्या कहलाएगा? आइए देखते हैं। पहला है डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, यही सही है भाई। MEC कम इस तरफ शिफ्ट होगी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की जो निवेश करने से जो प्रत्याशित प्रतिफल है वो कम होने की आशंका है, तो डिमांड भी कम हो जाएगी, फिर समग्र मांग में कमी होगी, में वृद्धि होगी। वृद्धि कहाँ से होगी? तो दूसरा तीसरा भी इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई कह रहा है, पूर्ति में वृद्धि होगी, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समग्र मांग में कमी। 1 जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, द मोनेटरी बेस इज, मौद्रिक आधार है, सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक रिजर्व हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। प्रचलन में मुद्रा और सेंट्रल बैंक द्वारा रखे गए बैंक संरक्षित का योग। ठीक है,
सम ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, गलत है ये, दूसरा गलत है। सम ऑफ रिजर्व रियल सेक्टर प्लस नेटवर्थ, गलत। करेंसी इन सर्कुलेशन, ये सही है बट इसके साथ और भी चीजें इन्वॉल्व। तो पहला आंसर इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस द बैंक रिजर्व हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, यानी प्रचलन में मुद्रा और सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जो रखे गए आरक्षित निधियां हैं उनका योग जो है आरक्षित मुद्रा या भौतिक आधार मौद्रिक आधार कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंसीडर द एम बराबर के पी वाई। एम बराबर के पी वाई के दिया है भाई, एम बराबर के पी वाई किसने दिया है? प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल का हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ पढ़े हैं ना, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उन्हीं की ये इक्वेशन है एम बराबर के पी वाई। कह रहा है एम बराबर के पी वाई में धन का जो मुद्रा की मांग का समीकरण है उसमें अब मान लीजिए कि वास्तविक आपूर्ति एम डैश है, जो रियल मनी सप्लाई है एक्चुअल मनी सप्लाई है एम डैश, कह रहा है एम स्टार, जो एम के बराबर है, इस एम के बराबर, ठीक, जो एम के बराबर नहीं, ठीक है, एम के बराबर नहीं। तटस्थता सिद्धांत के अनुसार वह चर जो संतुलन प्राप्त करने के लिए समायोजित होगा, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, न्यूट्रलिटी मुद्रा की तटस्थता, तो मुद्रा की तटस्थता सिद्धांत के अनुसार क्या कि एडजस्ट अचीव इक्विलिब्रियम। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कौन सा वेरिएबल एडजस्ट किया जाता है इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो जाए? तो ऑप्शन है वाई के एम पी, तो कौन सा हो जाएगा भाई आंसर? पी, प्राइस। देखो हम लोग सभी लोग जानते हैं फिर है फुल एम्प्लॉयमेंट पे है भाई, डिमांड ये है, तो प्राइस में ही एडजस्टमेंट करके इक्विलिब्रियम हो सकता है, तो कौन सा वेरिएबल हो जाएगा? प्राइस, पी जो है करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? क्यों भाई बताइए। गुड। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है ना कि एम और स्टार एम बराबर नहीं है, यानी मनी सप्लाई चेंज होती रहेगी, और हमने आपको बताया है मनी सप्लाई में अगर चेंजेस होंगे तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर या नीचे करेगा, तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर नीचे करेगा तो प्राइसेस भी बदलेंगे, कीमतें भी बदलेंगी, और कीमतों के बदलने से फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, तो कीमतों के बदलने से एडजस्टमेंट हो रहा है, समायोजन हो रहा है, तो इसका आंसर प्राइस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है which one of the following variable would be affected of money would change, मुद्रा की आपूर्ति बदल जाएगी तो निम्नलिखित में से कौन सा चर प्रभावित होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, रोजगार नहीं, प्राइस लेवल यस, रियल विकास नहीं। हम लोग यही ऊपर वाले क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चन रिलेटेड है, हमने अभी बताया था ना कि जो मनी सप्लाई है अगर मनी सप्लाई में चेंजेस होंगे, परिवर्तन होगा, उसका अल्टीमेट प्रभाव कीमतों पर ही पड़ता है, इन्फ्लेशन पर ही पड़ता है, रियल वेरिएबल पर नहीं पड़ता, रोजगार पर नहीं पड़ता, जीवन स्तर पे नहीं पड़ता, वास्तविक विकास पर नहीं पड़ता, इसका प्रभाव किस है? प्राइस लेवल पे पड़ता। समझ में आया ना? क्यों भाई बताइए, समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं मुद्रा की तटस्थता को बता रहा है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी प्रिंसिपल।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिकोटॉमी प्रिंसिपल, ये भी देखो ऊपर वाले से ही रिलेटेड है। द्विविभाजन सिद्धांत क्या है भाई? नॉमिनल वेरिएबल डू नॉट अफेक्ट द रियल वेरिएबल इन द लॉन्ग। करेक्ट आंसर यही है कि नॉ दीर्घकाल। नाम मात्र चर लंबे समय में वास्तविक चर को प्रभावित नहीं करते हैं, यही डिकॉट दिख रहा है बेटा सभी को? रूपम, कृपानंद है? दिख रहा है? सब लोग बताओ भाई, दिख रहा है कृपानंद? क्या हो गया यार? फिर से चालू करें? देख, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? रूपम बेटा अब दिख रहा है आपको? चलिए सीधा 13 इस नंबर पे, ये है, यही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे 40 नंबर वाला। यानी अकॉर्डिंग टू डिकोटॉमी प्रिंसिपल, द्विविभाजन सिद्धांत क्या बताता है? क्वेश्चन है नॉमिनल वेरिएबल डू नॉट अफेक्ट द, जो डिकोटॉमी है ये कौन किसका प्रिंसिपल? साथियों का, क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने दिया था डिकोटॉमी प्रिंसिपल। क्लासिकल किससे संबंधित थे? लॉन्ग रन से। थे कि जो नॉमिनल वेरिएबल हैं, जो नाम मात्र चर हैं, जो मौद्रिक चर हैं, वो वास्तविक नहीं करते हैं लॉन्ग रन में। रियल वेरिएबल्स को, वास्तविक चरों को प्रभावित नहीं करते हैं लॉन्ग रन में, यही क्लासिकल डाइकोटोमी कही जाती है, द्विविभाजन। अगला क्वेश्चन देखिए 641 वाला। प्रिकॉस्ट फॉर मनी, मुद्रा की एहतिगामी मांग है। एक आइडियल बैलेंस है। फिर चली गई? अब दिख रहा है कि नहीं? काहे स्क्रीन चली जा रही? क्यों भाई, अभी दिख रहा है? क्यों? थोड़ा सा मौसम बहुत खराब है ना, मौसम बहुत ज्यादा खराब है इधर, कल से बारिश हो रही। चलिए अच्छा, आज यहीं तक करते हैं, ठीक? टाइम भी लगभग हो ही गया है, यहीं तक करते हैं। 40 क्वेश्चन करवाया हूं मैं। बाकी का कल करते हैं।